से मुखातिब हूँ। अभी तक हमने बात की थी कि हमारा गवर्नमेंट से संवाद का तरीका क्या होना चाहिए। हमने आपसे बात की थी कि किन हालातों में जब अंग्रेज डरा हुआ था, इसके बावजूद भी हमने सब अंग्रेजों की शर्तें मानी। हमारी दुष्टता के कारण हमने सभी समस्याएं पैदा की, हमने गलत नजीरें पेश की, गलत तंत्र को जो स्थापित किया, पुराने ही शोषण करने वाले कानूनों को यथावत रखा, हमने उन्हें और कलिष्ठ बना के इस तंत्र को जो है और बड़ा शोषण की भूमिका निभाने की कोशिश की। यह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित गन्ने पेरने की मशीन को आटा पीसने के काम कराने की हमने कोशिश की है। उसमें हमने कहीं पे भी निर्णयों की जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की है। गलत निर्णयों के लिए उनसे रिकवरी की व्यवस्था नहीं की है। हमने उन्हें इस शोषक तंत्र का मुखिया बनाया है और इन दुष्टों ने इवन जो कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड हो रहे हैं, उसमें पहले जो है ना घूस का पैसा ले लिया, इसके बाद जो है ना वो अवार्ड दिया जाता है। ऐसी हमने शोषक व्यवस्था स्थापित की। हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जहां पर कि चाकू खरबूज पे गिरे या खरबूज चाकू पे गिरे, मरना तो पब्लिक को है, मरना तो तरबूज को ही है। हमने पिछले उसमें यह कहने की कोशिश की कि इसमें बदलाव संभव है, लेकिन हमारा संवाद का तरीका भिन्न होना चाहिए और उस संवाद के तरीके के लिए जरूरी है कि हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को कम से कम जो है ना 1 करोड़ के सब्सक्राइबर बेस पे पहुंचाएं और फिर प्रति सप्ताह हम अपनी प्रायोरिटी सरकार को ज्ञापित करें। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इमोशनल पॉइंट को लेना चाहूंगा क्योंकि उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है। हालांकि मेरी पहली प्रायोरिटी में वो सब चीजें ही रहेंगी जिसमें पैसा खर्च नहीं होना है। तो जब 1911 में जॉर्ज फिफ्थ, जिसको जॉर्ज पंचम कहते हैं, जो कि ब्रिटिश के राजा थे, वो भारत आए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी स्तुति गान में एक गीत लिखा जिसके बोल हैं, जनगण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, तब शुभ आशीष मांगे तब। सो हम उससे आशीष मांग रहे हैं, उसे भाग्य विधाता कह रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारा भाग्य विधाता, इस देश का भाग्य विधाता, जिससे जो आशीष हम मांग रहे हैं, वो जॉर्ज पंचम है, स्वर्गीय जॉर्ज पंचम या ब्रिटेन है। ये हमारी गंदी कुत्सित दास्तापूर्ण गुलामी पूर्ण सोच है। लिहाजा इस गीत को तत्काल बदला जाए। और एक दूसरा गीत है जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए था, उसके बोल भी सौभाग्य से जनगण मन से ही शुरुआत होती है, लेकिन वो भारत माता की स्तुति गान का है। उसको हमारा माननीय मोदी जी से प्रार्थना है कि आप अगले सत्र में सबसे पहले यही काम करिए कि जो नेहरू जी का जनगण मनोध है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मनोध है, उसको तत्काल जो है ना हटाया जाए और उसके लिए जो है आजाद हिंद फौज का जनगण मनोध है, उसको स्थापित किया जाए। दूसरा मेरी आपसे मांग है कि कानून के निर्माता कानून के अपराधी को मत बनाइए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कानून के जो अपराधी हैं, ये अपने साथ बल लाते हैं, अपने साथ पैसा लाते हैं और आपके हर काम करने में ये सक्षम हैं। लिहाजा आप सभी पार्टियों वालों को ये बहुत प्यारे लगते हैं। हमारी दुष्टता पहुंचते पहुंचते सन 2019 तक हमने ये संख्या 42% तक पहुंचा दी। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अपने एडमिशन के हिसाब से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 29% तो उनमें से बहुत ही गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं, जिनके खिलाफ हत्या, किडनैपिंग, डकैती, मर्डर, रेप जैसे जो है अपराध हैं। यह लोग हमारे कानून के निर्माता कैसे हो सकते हैं?
मोदी जी आप मुझसे कह सकते हैं कि साहब हम लोग जो है राजतंत्र में हैं, हमारे खिलाफ केस रजिस्टर हो जाते हैं, तो हम आपको 2 कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। पहला कंसेशन ये है कि एफआईआर अकेला डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, पूरी तरह से साक्ष्य आने पे और न्यायालय के द्वारा जब उसको संज्ञान में लिया जाए, और हम अलग से जो है ना इसके प्रावधान कर दें कि संज्ञान तभी लिया जाए जब जो है प्रथम दृष्टया जो है पर्याप्त साक्ष्य हैं, और आगे चल के तो हम इतने साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे कि एक इसमें गड़बड़ी करने की किसी की स्थिति ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। दूसरा, हम एक और लीवे देने के लिए तैयार हैं, वो है कि यदि कोई अपराध किसी सोशल एजिटेशन, किसी पॉलिटिकल एजिटेशन के समय हुआ है, तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, बशर्ते उसमें रेप, किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराध ना हो। तो इन 2 कंसेशन के साथ मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने चाहा है, आप उस सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का, हमारे सबकी भावनाओं का अनुपालन करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करें, और ऐसे लोग जो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, यदि आपको बहुत अच्छे लगें तो उन्हें अपने उनकी फोटो आप अपनी पार्टी के दफ्तर में लगाइए, उन्हें फूल मालाएं पहनाइए, सुबह सुबह उनका भक्ति गान करिए। यदि उनको लगता है तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, उनको जो है ना विभिन्न जो है ना पद दे दीजिए, लेकिन भगवान के लिए इस देश का कानून का निर्माता उन्हें मत बनाइए। तीसरी जो हमारी मांग है वो है कि जो नोटा है उसको एक उम्मीदवार घोषित किया जाए। यदि नोटा उम्मीदवार बाकी उम्मीदवारों को हराता है तो सभी उम्मीदवार जो हारे हैं, इसका मतलब है कि वो नोटा से भी गए बीते हैं, उन्होंने बिना पूरी तपस्या किए वो मैदान पे उतरे हैं, या उनका चरित्र इतना घटिया है कि पब्लिक अब उन्हें हराना चाहती है। ऐसे लोगों को 15 साल की तपस्या करना चाहिए, उन्हें 15 साल किसी भी चुनाव में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी जमानत जब्त होती है, उनको उसका मतलब है कि उन्होंने बिना तैयारी के, बिना पब्लिक की सेवा के, बिना अपना बेस बनाए वो मैदान में उतरे हैं। ऐसे लोगों को 10 साल पब्लिक की सेवा करने के बाद ही चुनाव में लड़ने की पात्रता होना चाहिए। ऐसी पार्टियां जिन्होंने कभी कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया है, उनकी मान्यता तत्काल निरस्त की जाए। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको लगता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, अच्छे कॉज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन दे आर नॉट राइप, दे आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो वो अपनी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को, इसको इलेक्शन कमीशन को कहें कि अभी हम तैयारी में हैं, हमारा ये ध्येय है, इस देश से ये पार्टी बनी हुई है, और हम 5 साल जो है अभी फील्ड में काम करना चाहते हैं, इसके बाद हम कैंडिडेट को उतारेंगे। तो ये बात उनकी मानी जा सकती है, लेकिन कम से कम उनका एक कैंडिडेट तो जीतना चाहिए। यदि वो अपने प्रेसिडेंट, किसी भी जो है ना ऑफिस बेरर को, या एक भी उम्मीदवार को यदि नहीं जिता सकते हैं, ऐसी पार्टियों को 10 साल तपस्या करने का दंड मिलना चाहिए कि वो तपस्या करें और अपने जन सेवा करें, अपनी साख बनाएं, अपनी पैठ बनाएं। यदि वो उनकी स्थिति खराब है तो ऐसे लोगों से हम चाहेंगे कि वो अपना भाग ना आजमाएं, बेस्ट कैंडिडेट जो अवेलेबल है उसका समर्थन करें, और यदि और कोई नहीं है तो नोटा का समर्थन करें, और इन दुष्टों को हराएं, जिससे कि ये 15 साल तक जो है ना तपस्या करने की बात हो सके। यह मेरी कुछ छोटी छोटी मांगे हैं। और फिर नेक्स्ट मांग हमारी ये है कि अब समय आ गया है जब हम बड़े बड़े काम जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि तेलंगाना ने एक वोटिंग ऐप बनाया है, तो हम एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन का प्रावधान करें। इसमें हमारा ये सोचना है कि हमको 1 to 1 कैनवासिंग का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। पब्लिक के प्रतिनिधि को पब्लिक मासेस से बात करना चाहिए, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत करना चाहिए,
इलेक्शन कमीशन सभी को बराबर बराबर समय उपलब्ध कराएगा। जितनी बार भी चाहेंगे कंस्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं जिनमें लगातार ये सब चीजों को डाला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन में ही एक कमेटी हो सकती है जो हर कैंडिडेट के द्वारा की गई बातों के मुख्य मुख्य अंशों के एक्सर्ट्स जो है ना इकट्ठा करेंगे, और फिर एक सप्ताह पहले एक डिबेट होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे, जिसमें कि जो है जनता बैठे और उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे कैसे पूरे करेंगे, उनके लिए धन कहाँ से लाएंगे, इन सब बातों की जो है ना बात होना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है कि फ्रीबी बांट के जो है ना चुनाव जीतने की, यह अच्छी बात नहीं है। यदि आप फ्रीबी बांटना चाहते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बांटिए, तब समझ में आएगा कि फ्रीबी बांटना क्या होता है। जनता के टैक्सेशन को फ्रीबी में बांटने का आपको कोई हक नहीं है। कम से कम चुनाव में लाभ लेने के लिए तो आप इस चीज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव डिफरेंशिएशन के तहत आप बाद में चुनने के बाद आप यदि कुछ पॉलिसी बनाते हैं तो वो संभव है, लेकिन आप उसे चुनाव का एजेंडा नहीं कर सकते हैं, उसे को चुनाव का प्रचार का माध्यम नहीं बना सकते हैं, उसके आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारा यहाँ ये भी मानना है कि हम 1 to 1 कांटेक्ट करके उसके कान में क्या फुसफुसाना चाहते हैं कि आप हमारे जाति के हैं, हम आपको ये फायदा देंगे, ऐसा करने से हमें ये फायदा मिलेगा, ये सब वर्जित होना चाहिए। 1 to 1 कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम, और डूइंग एनी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शन शुड आल्सो बी ए क्राइम। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्री है, आप अपने अपने जो है ना चीजें जो है बना के भेजते जाइए, जिसको सभी आपके कंस्टिट्यूंसी में रिले करने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होगी। और जो प्रोसेस है वो इस तरीके से रहेगी कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आप सही व्यक्ति हैं। ढेर सारे जो है ना उसमें ओटीपी आधार बेस्ड ढेर सारे वेरिफिकेशन के बाद जो है पहली प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी चरण में ये बात देखी जाएगी कि आप पूरी तरह सेंसस में तो हैं कि नहीं हैं, आपके चारों तरफ जो एरिया है वो आपने लॉक किया है, आप अकेले हैं कि नहीं हैं, और इस आप किसी भय और उसके प्रभाव में तो नहीं है। तो इसके बहुत सारे टेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं। उन टेस्ट के ना से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप चुनाव के लिए पात्र होंगे। इसके बाद आपको वो सभी कैंडिडेट के एक्सेप्ट दिखाए जाए जो उन्होंने उसके बाद कहे हैं, और वो भी दिखाया जाए कि पब्लिक ने उनसे कैसे जो है ना उनको ग्रिल किया और उन्होंने क्या जवाब दिए। और यदि वो पूर्व में जो है आपके प्रतिनिधि रहे हैं तो सभी की रिकॉर्डिंग होती है, वहां से इनकी रिकॉर्डिंग के जो है ना वो दिखाए जाए, जिससे ये मालूम पड़े कि आपने जनता के हित में क्या कहा, क्या आपने उनको सही ढंग से रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। यदि आपने कुछ भी नहीं किया तो निल लिखा रहेगा, और जो कुछ किया है वो जो है ना दिखाया जाएगा। जब इन सभी कैंडिडेट्स के ये वीडियोस देख लेने के बाद ही जो है द सिस्टम विल क्रिएट नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट, और इसके बाद वो वोट दे सकता है। तो इस प्रकार चुनाव का एक्सपेंडिचर जीरो हो जाएगा, कोई बूथ नहीं खोलना पड़ेंगे, किसी को ले नहीं जाना पड़ेगा, कोई ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं होगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ना सिस्टम पे लोड होगा ना किसी पे लोड होगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड बढ़िया जो है ना चुनाव होगा, और इसमें कोई किसी को खर्च करने का वो नहीं रहेगा। तो राजनीति पे जो अभी अपराधीकरण का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसे बहुत ज्यादा धन चाहिए। यहाँ तक कि ये लोग जो है षड्यंत्र कर रहे हैं उस धन को पाने के लिए। जैसे अभी वर्तमान सरकार ने एक एनोनिमस बॉन्ड जारी किया, इसके विपरीत उल्टा होना चाहिए। होना चाहिए कि कैश जो है कैन नॉट बी टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, तो पेमेंट डिजिटल पेमेंट होगा, डिजिटल रसीद भी जाएगी, ऑडिट शुड बी कंपलसरी, और उस पर 5% या 2% वटेवर टैक्सेशन लिया जाए, जिससे कि जो है अकाउंटेबिलिटी रहे, वो बिल्कुल किसी भी कीमत पे एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। वैसे भी धन की जरूरत नहीं है, जब जो चुनाव लड़ने के लिए धन की जरूरत है ही नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी को बहुत धन क्यों आना चाहिए। तो यदि हम चाहें तो उस पर 10% जो है ना भी टैक्सेशन रख सकते हैं। ये हमारी पहली मांगे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि इन मांगों के साथ हम उतर रहे हैं।
बहुत जल्दी हमारा सब्सक्रिप्शन बेस बड़ा होगा, तब हम आपको जो है ना दीपक के माध्यम दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और ये बात और प्रभावी ढंग से हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा अनुरोध है, आप एक बहुत ही अच्छी इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, आप प्रचारक रहे हैं, आप गुजरात के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी आप दूसरे टर्नओवर में हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपने आर्टिकल 370 हटाने का कार्रवाई किया, 35A को हटाने का कार्रवाई किया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो छोटे-मोटे मैंने आपको सुझाव दिए हैं, इनको इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं करना है। आप अगले सत्र में ही इन सभी चीज़ों को करेंगे, तो क्राइम फ्री भारत आपकी पुरजोर सपोर्ट के लिए आगे आएगा। अन्यथा हम निश्चित रूप से आपको चुनौती देंगे। आवश्यकता होगी तो हम वैकल्पिक व्यवस्था के साथ भी उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।